हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से हम आपका अपने प्लेटफॉर्म पर स्वागत करते हैं। और चलिए आज हम जीआईसी का ये न्यू बैच स्टार्ट करते हैं यूट्यूब पर, जिसमें हम थ्योरेटिकल जो सारे ही पार्ट्स को देखने वाले हैं हिंदी साहित्य के इतिहास के। आप लोगों के लिए ये ज़रूरी है कि आप लोग इस क्लास में निरंतर बने रहिएगा, और कितना आप यहाँ से सीखते हैं वो बहुत ही मायने रखता है। आपको क्लास कैसा लगता है ये भी आप हमें ज़रूर बताएंगे। और देखिए, ये थ्योरेटिकल होगा, आपको सारी ही चीज़ें बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब की जाएंगी यहाँ पर, जो आपको समझ में आएगा। आप चाहे तो नोट्स भी बनवा सकते हैं, और जैसे ये टॉपिक कंप्लीट होगा इसका जो पीडीएफ होगा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करा दिया जाएगा। चलिएगा क्लास को शुरू करते हैं, और क्लास में आपको अंत तक बना रहना है, तभी जाकर आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। चलिए, हिंदी साहित्य का इतिहास। सबसे पहले हमारा जानना जरूरी है कि हिंदी जो है वो फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। साहित्य की बात करते हैं तो ये स और हित से मिलकर बना है, जिसमें सबका हित हो। साहित्य क्या होता है? जिसमें सबका हित हो। इतिहास की अगर बात करते हैं तो व्यक्ति, समाज व देश की महत्वपूर्ण घटनाओं का तथ्यात्मक रूप से कालानुक्रम वर्णन करता है, वो इतिहास होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने एक परिभाषा दी है। उन्होंने कहा है कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैक्सिमम टाइम ये आपका क्वेश्चन पेपर्स में आई हुई है प्रीवियस ईयर में। आगे चलेंगे तो हिंदी साहित्य के इतिहास की कुछ लेखन पद्धतियाँ जहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो ये भी हम देखते हुए चलेंगे कि कौन कौन सी इतिहास लेखन की पद्धति रही है जो कि हिंदी साहित्य के इतिहास में देखी जाती है। पहले नंबर पर आता है वर्णक्रम पद्धति। वर्णक्रम जो पद्धति है, इसी को हम वर्णमाला पद्धति के नाम से भी जानते हैं। इस पद्धति में लेखकों, कवियों का परिचयात्मक वर्णन उनके नामों के वर्णक्रम के अनुसार किया जाता है। यानी कि आप ये समझ लीजिए, अगर अ से किसी कवि का नाम है तो जितने भी कवि अ से वाले हैं वो सारे एक क्रम में एक साथ रखे जाएंगे, चाहे वो आपका आधुनिक काल से हो, रीतिकाल से हो, या फिर आपका आदिकाल से हो, भक्ति काल से हो, किसी भी काल से हो। अवर्ण के जितने भी कवि हैं वो सारे एक साथ में आएंगे। इसको बोलते हैं वर्णक्रम पद्धति। ठीक है। इस पद्धति को गारसदा तासी तथा शिव सिंह सेंगर ने अपनाया था अपने इतिहास ग्रंथों में। इसमें कबीर और केशवदास, देखिए कबीरदास जी और केशवदास जी का जो वर्णन किया गया है वो एक ही साथ किया गया है। और अगर हम कालक्रम के अनुसार देखते हैं तो कबीरदास और केशवदास जो है वो अलग अलग कालों में आते हैं। केशवदास जी जो है हमारे किस में आते हैं? रीति काल में आते हैं, और कबीरदास जी जो है वो भक्ति काल के अंतर्गत आते हैं। क्लास अगर पसंद आए तो इसको लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर इसी में जो आपका पॉइंट 2 बनता है, पॉइंट 2 यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि कालानुक्रम पद्धति को किन किस लेखकों ने, किन किन इतिहासकारों ने अपनाया है। ठीक है, यहाँ से इस टाइप से क्वेश्चन बनता है। तो देखिएगा, जो कालानुक्रम पद्धति है इसमें लेखक व कवियों का विवरण ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार होता है। किस कालक्रम के अनुसार होता है? ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार होता है। इसमें प्राय कार्यों की जन्म तिथियों को आधार बनाया गया है कि कौन सा कार्य किस समय पर हुआ है, तो उसे उसी के हिसाब से कालों के अनुसार रखा गया है। इतिहास मानकर ही जन्म तिथियों को, कार्यों की जो जन्म तिथि है कि कौन सा कार्य किस समय पर हुआ, उसी को इतिहास कर्म में कालानुक्रम निर्धारित किया जाता है। इस पद्धति को जॉर्ज गियर्सन ने तथा मिश्र बंधुओं ने अपनाया है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि वर्णक्रम जो पद्धति है इसको किसने अपनाया है? गारसदा तासी ने और शिव सिंह सेंगर ने अपनाया है। ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। और सेकंड नंबर पर आता है कालानुक्रम पद्धति। कालानुक्रम जो पद्धति है इसको जॉर्ज गियर्सन ने तथा मिश्र बंधुओं ने अपनाया है। नंबर 3 पर आता है विधेयवादी पद्धति। इस पद्धति के जन्मदाता तेन थे। इन्होंने विधेयवादी पद्धति को 3 भागों में बांटा है। पहले नंबर पर आता है जाति, दूसरे पर वातावरण, और तीसरे पर आता है क्षण विशेष। क्षण विशेष, ठीक है।
अब देखिएगा, अगर आगे चलते हैं तो हमें मिलेगा यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास नंबर 3 पर देखिएगा विधेयवादी पद्धति। ठीक है, विधेयवादी पद्धति को हम सबसे पहले यहाँ देखेंगे। ठीक है, हाँ, विधेयवादी में हमने क्षण विशेष देख लिया, और इसे किसने अपनाया है कि इसे अपनाया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। कहाँ अपनाया है? अपने इतिहास ग्रंथ में अपनाया है। ठीक है, अपना जो इतिहास ग्रंथ की उन्होंने रचना की है वो विधेयवादी पद्धति के अकॉर्डिंग की है। उसमें उन्होंने जाति का, वातावरण का और क्षण विशेष का बेहद ज़्यादा ध्यान में रखते हुए वर्णन किया है। 4 पर आता है वैज्ञानिक पद्धति। जो वैज्ञानिक पद्धति है, इस पद्धति के अंतर्गत इतिहास लेखन में अपेक्षाकृत अधिक सहायता ये कर सकती है, लेकिन इस पद्धति में क्रमबद्धता और तर्कपुष्टता तो होती है, परंतु उनके तथ्य इसमें छूट जाते हैं। इसमें क्या छूट जाता है? उनके तथ्य छूट जाते हैं। तो ये भी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं मानी गई। तो इम्पोर्टेंट क्या मानी गई है? विधेयवादी भी आपकी इम्पोर्टेंट है, और जो कालानुक्रम पद्धति है वो वाली भी आपकी इम्पोर्टेंट है, तथा वर्णानुक्रम पद्धति भी आपकी इम्पोर्टेंट है। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है आपकी वो है विधेयवादी पद्धति। ठीक है, जिसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ को लिखा है। आगे चलते हैं और देखते हैं हिंदी साहित्य के प्रमुख इतिहास ग्रंथ। तो जितने भी हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हैं वो सभी मैंने यहाँ पर लिए हैं, जिससे कि आपका कोई क्वेश्चन यहाँ से ना छूटे। तो आप इसको यहीं से तैयार करते हुए चलिएगा। देखिए, हिंदी साहित्य के प्रमुख इतिहास ग्रंथ, सबसे नंबर 1 पर जो है इसका आता है इस्तवार दा लाल लित्योत्तर एंदुए हिंदुस्तानी। ठीक है, देखना ये इसी तरीके से लिखा जाता है, तो इसको पढ़ना भी आपके लिए 1-2 बार आप रिपीट करेंगे तो आपके टंग पे ये आ जाएगा। ये एक फ्रेंच विद्वान थे, गारसादा तासी जी। किसने लिखा था? गारसादा तासी ने लिखा था। कौन थे गारसादा तासी? ये थे एक फ्रेंच विद्वान। इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन जो कार्य किया था वो सर्वप्रथम किया था। सबसे पहले जो प्रयास किया गया हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने का, वो फ्रेंच विद्वान गारसादा तासी ने ही किया था, और इन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ का नाम रखा था इस्तवार दा लाल लित्योत्तर एंदुए हिंदुस्तानी। तो यहाँ तक कोई दिक्कत अगर हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यह जो ग्रंथ है यह फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में लिखा गया है? यह ग्रंथ फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। इसके 2 भाग हैं। इस्तवार दा लाल लित्योत्तर एंदुए हिंदुस्तानी के 2 भाग हैं, और पहले भाग का जो प्रकाशन होता है, पहला भाग जब प्रकाशित हुआ था वो 1839 ईस्वी में हुआ था, तथा दूसरे भाग का प्रकाशन 1847 ईस्वी में हुआ। इनके इस ग्रंथ में हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण कालानुक्रम प्रस्तुत किया गया है। किस किस का किया गया है? हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण कालानुक्रम प्रस्तुत किया गया है, काल और कर्म के अनुसार वर्णानुक्रम। ठीक है, वर्णानुक्रम प्रस्तुत किया गया है, ना कि कालानुक्रम के हिसाब से। क्यों? आगे देखेंगे। वर्ण के अनुसार इन्होंने कवियों को लिया था यहाँ पर उनके नामों के अकॉर्डिंग। ठीक है, कालानुक्रम नहीं है, ये मिस्टेक है, तो इसको छोड़ते हुए चलेंगे। किसने किया था? वर्णानुक्रम पद्धति। इस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया। कब किया? 1952 ईस्वी में हिंदुई साहित्य का इतिहास के नाम से किया है। किससे किया है? हिंदुई साहित्य का इतिहास के नाम से। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे हमें याद रखना है। इस ग्रंथ का अनुवाद डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने 1952 में हिंदुई साहित्य का इतिहास के नाम से किया है। यहाँ से भी क्वेश्चन बना है बहुत बार। ठीक है, और आगे देखिएगा अगला जो पॉइंट है, इस ग्रंथ का दूसरा संस्करण आया था, वो आया था 1871 में। इसे 3 खंडों में विभक्त करते हुए संशोधित रूप में प्रस्तुत किया गया। इसमें कवियों की संख्या 738 है, जिसमें हिंदी के कवि 72 हैं, तथा बाकी जो कवि हैं वे सभी के सभी उर्दू के हैं। बाकी सभी कवि किसके हैं? उर्दू के कवि हैं। तो अब यहाँ हम देखते हुए चलेंगे। इस ग्रंथ को वर्णक्रम पद्धति के अनुसार ही पढ़ा जाता है। इसमें इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट थे, हिंदी के वर्णक्रम नहीं रखे गए थे। ग्रंथ भले ही हिंदी पर लिखा जा रहा है, हिंदी साहित्य का इतिहास है, लेकिन
जो ग्रंथों इसमें कवियों का वर्णन किया गया इस ग्रंथ के अंतर्गत, तो वो अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग लिया गया था। जैसे ए से जिसका भी नाम स्टार्ट होता था तो वो सारे कवि ए के अल्फ़ाबेट के एक सीरीज में आ गए। फिर बी अल्फ़ाबेट से जिनका स्टार्टिंग होती थी नाम की, तो वो एक सीरीज में आ गए। इस तरीके से अपनाया गया था। इस ग्रंथ की जो भाषा थी वो फ्रेंच थी। किस भाषा में लिखा गया था? फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। आगे अगर बात करते हैं, गारसदा तासी को नलिन विलोचन शर्मा ने प्रथम इतिहासकार माना है। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि गारसदा तासी को प्रथम इतिहासकार किसने माना है? नलिन विलोचन शर्मा जी ने माना है। और इनके ग्रंथ को प्रथम इतिहास ग्रंथ माना है। इनके ग्रंथ को क्या माना है? प्रथम इतिहास ग्रंथ माना गया है। सेकंड नंबर पर आता है भाषा काव्य संग्रह। सेकंड नंबर पर क्या आता है? भाषा काव्य संग्रह। ये भी एक ग्रंथ है और यह जो ग्रंथ है ये महेश दत्त शुक्ल जी के द्वारा लिखा गया है। इसका प्रकाशन वर्ष है 1843 ईस्वी। यह ग्रंथ हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम ग्रंथ है। थर्ड नंबर पर आता है तज़किरा ए सुरई। तज़किरा ए सुरई, ये इसके लेखक हैं मौलवी करीमुद्दीन। तज़किरा ए सुरई ग्रंथ के लेखक कौन है? मौलवी करीमुद्दीन। यह ग्रंथ उर्दू भाषा में लिखा गया है। इस ग्रंथ का प्रकाशन 1844 ईस्वी में हुआ है। इसमें 1004 कवियों का वर्णन किया गया है। इसमें 62 कवि हिंदी के हैं। बाकी जितने भी कवि हैं तज़किरा-ए-सुरई के अंतर्गत वो उर्दू के हैं, लेकिन हिंदी के जो कवि हैं वो है आपके 62। इस ग्रंथ की पद्धति कालानुक्रम पद्धति है। ये किस पद्धति पर लिखा गया है? कालानुक्रम पद्धति पर। इस्तेवार दालत्युत्तर किस ग्रंथ पद्धति पर लिखा गया था? वर्णक्रम पद्धति पर। नंबर 4 पर आता है शिव सिंह सरोज। इस ग्रंथ के लेखक कौन है? शिव सिंह सेंगर है। इसका प्रकाशन वर्ष याद रखेंगे 1883 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1883 ईस्वी है। इसकी जो भाषा है वो हिंदी है। शिव सिंह सरोज की भाषा हिंदी है। आगे नेक्स्ट पॉइंट है कि हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन की परंपरा में यह दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ है। कौन सा महत्वपूर्ण ग्रंथ है? दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और यह हिंदी भाषा में लिखा जाने वाला इतिहास का प्रथम इतिहास ग्रंथ माना गया है। प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा माना गया है? हमारा हिंदी भाषा के इतिहास में हिंदी साहित्य का जो प्रथम इतिहास ग्रंथ माना गया हिंदी भाषा में लिखा जाने वाला, ये माना गया है प्रथम ग्रंथ। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। अगर ये कालक्रम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो दूसरा आता है, एक अभी ऊपर बताया, और यहाँ पर देखा जाए तो ये मानने में ये प्रथम माना गया है। ठीक है, इसी को प्रथम माना जाता है। इसमें 1000 छोटे बड़े कवियों का जीवन चरित्र और उनकी साहित्यिक कृतियों तथा कविताओं का उदाहरण दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इस ग्रंथ की पद्धति वर्णक्रमानुग पद्धति है। इस ग्रंथ का अनुवाद नहीं किया गया। इस ग्रंथ का अनुवाद नहीं किया गया है। नंबर 5 पर आता है मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधु विनोद के लेखक मिश्र बंधु हैं। मिश्र बंधुओं में 3 भाई आते हैं, याद रखेंगे। पहला गणेश बिहारी मिश्र, दूसरा श्याम बिहारी मिश्र, तीसरा सुखदेव बिहारी मिश्र। और यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि मिश्र बंधु में कौन नहीं है। ठीक है, 3 आपको ये मिल जाएंगे ऑप्शन में और एक कोई अलग दे देंगे आपको, तो ये तीनों ही आते हैं, इसको ध्यान में रखेंगे। इसी का एक आगे पॉइंट देखते हुए चलेंगे। मिश्र बंधु विनोद का प्रकाशन जो है वो 4 भागों में होता है। पहले 3 भाग का प्रकाशन 1913 ईस्वी में हुआ। चौथे भाग का जो प्रकाशन होता है वो 1934 ईस्वी में होता है। इसमें लगभग 5000 कवियों का वर्णन किया गया है। वास्तविक रूप में अगर बात करी जाए कितने कवि हैं, लगभग 5000 बोला जाता है, लेकिन अगर वास्तविक रूप में कवियों की बात की जाती है तो 4591 कवि इसके अंतर्गत है। यह ग्रंथ 8 से भी अधिक कालखंडों में विभक्त हुआ। डॉक्टर नामवर सिंह ने इस ग्रंथ को साहित्यिक पुनरुत्थान की लहर से प्रभावित प्रशंसनीय ग्रंथ माना है। शिव सिंह सरोज, जॉर्ज गियर्सन, मिश्र बंधुओं के इतिहास ग्रंथ को शुक्ला जी ने कविवृत्त संग्रह की संज्ञा दी है। आचार्य शुक्ल जी ने रीतिकाल के कवियों का वर्णन मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ से लिया है। नंबर 6, हिंदी साहित्य का इतिहास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के
आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है वो इस ग्रंथ के लेखक रहे हैं। 1992 में यह ग्रंथ प्रकाशित हुआ। हिंदी साहित्य के इतिहास की परंपरा में, लेखन की परंपरा में, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में सर्वाधिक महत्व आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ इसी को प्राप्त है। इस ग्रंथ की पद्धति विदेयवादी पद्धति है। विदेयवादी पद्धति के जन्मदाता कौन है? तेन है, तेन महोदय है, तेन। इस ग्रंथ का प्रकाशन हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास के नाम से हुआ है। नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा 1929 में इसका प्रकाशन किया गया। बाद में स्वतंत्र पुस्तक के रूप में हिंदी साहित्य का इतिहास के नाम से प्रकाशित हुई। लगभग 1000 कवियों को इसमें शामिल किया गया है और इस ग्रंथ की जो भाषा है वो हिंदी है। इसमें लगभग 900 वर्षों के इतिहास को रखा गया है। नंबर 7 पर आता है हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल और हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। ये 3 ग्रंथ लिखे गए हैं जिसको लिखने वाले हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इस ग्रंथ के ग्रंथकार कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ये तीनों ही ग्रंथ जो हैं लिखे हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट जो ग्रंथ आता है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। इस ग्रंथ के लेखक हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा। यह ग्रंथ अपूर्ण है। इस ग्रंथ के 2 भाग हैं। प्रथम भाग का प्रकाशन 1938 में हुआ है और दूसरा अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ है। प्रथम भाग में केवल भक्ति काल तक ही विवेचन किया गया है। नंबर 9 पर आता है हिंदी साहित्य का अतीत। ये 2 भागों में प्रकाशित हुआ था। हिंदी साहित्य का अतीत, हिंदी वाड में विमर्श एक ग्रंथ है, हिंदी वाड में विमर्श। और इन ग्रंथों के लेखक कौन है? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने हिंदी साहित्य का अतीत 2 भागों में लिखा है और हिंदी वाड में विमर्श इनके प्रमुख ग्रंथ है। नंबर 10 पर आता है हिंदी साहित्य का व्रत इतिहास, जो कि 16 भागों में है। व्रत क्यों कहा गया? क्योंकि ये 16 भागों में है और यह ग्रंथ जो है वो नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा प्रकाशित किया गया। नंबर 11 पर आता है काव्यधारा। इस ग्रंथ के लेखक राहुल सांकृत्यायन जी हैं। हिंदी काव्यधारा ग्रंथ के जो लेखक हैं कौन है? राहुल सांकृत्यायन जी। नंबर 12 पर आता है रीति काव्य की भूमिका, डॉक्टर नगेंद्र का है। नंबर 12 पर रीति काव्य की भूमिका किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का है। 30 नंबर पर आता है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, जो कि गणपति चंद्र गुप्त जी का है। हिंदी साहित्य का संवेदनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य और संवेदनात्मक इतिहास, ये डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी जी का है। 50 नंबर पर हिंदी खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास। खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा है? ब्रजरतन दास जी ने लिखा है। 60 नंबर पर आता है हिंदी साहित्य विमर्श, जो कि पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का है। 70 नंबर पर हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, ये है नलिन विलोचन शर्मा जी का। 18 पर आता है स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, जो कि पादरी एडिसन ग्रिव्स का है। अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर किसका है? FEK का है, FEK का है। यानी कि आपका अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के जनक कौन है? FEK हैं। और 12 नंबर पर आपका आता है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जो कि जॉर्ज गियर्सन का है। यह ग्रंथ अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। इस ग्रंथ का प्रकाशन 1888 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में विशेष अंक के रूप में किया गया। 1889 ईस्वी में यह स्वतंत्र पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुआ। इस ग्रंथ में 952 हिंदी कवि शामिल हैं। इस ग्रंथ की पद्धति कालानुक्रम पद्धति है। इस ग्रंथ का वर्णन उनके जीवन काल के अनुसार किया गया है। इस ग्रंथ में 11 अध्याय हैं। इस ग्रंथ में प्रथम बार काल विभाजन का प्रयास किया गया। जॉर्ज गियर्सन ने इस ग्रंथ में सर्वप्रथम भक्ति काल को स्वर्णयुग कहा है। ये ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट चीज है। और कितने काल विभाजन का सबसे पहले प्रयास किसने किया है? जॉर्ज गियर्सन ने किया है। ये भी चीज़ें याद रखेंगे। इन्होंने तुलसीदास को बुद्ध के बाद सबसे बड़ा जननायक माना है। ये चीज़ भी आपका, ये पॉइंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें केवल हिंदी के कवियों को शामिल किया गया है। डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने सही अर्थों में हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ
माना है इसको। और इस ग्रंथ का जो हिंदी अनुवाद है वो किशोरीलाल गुप्त जी ने ही किया है 1957 ईस्वी में, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से। 21 नंबर पर आता है आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ, डॉक्टर नामवर सिंह का है। 22 नंबर पर हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास, नीरजा माधव का है। नेक्स्ट, हिंदी साहित्य का नया इतिहास, राम खेलावन पांडे का है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी और आधुनिक साहित्य, आचार्य नंदुलारे वाजपेयी का है। हिंदी भाषा और साहित्य का विकास, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का है। नेक्स्ट है आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, ये बच्चन सिंह जी के हैं। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, ये किसका है? सुमन राजे का है। औरत के लिए औरत 2003 नासिरा शर्मा ने लिखा था। और हिंदी वीर काव्य टीकम सिंह तोमर का है। तथा 30 नंबर पर आता है ब्रज माधुरी सार, ये वियोगी हरि का है। और वियोगी हरि का पूरा नाम कई बार पूछ लिया जाता है, तो हरि प्रसाद द्विवेदी इनका पूरा नाम था। आगे जो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में काल विभाजन को पढ़ने वाले हैं, पूरा डिटेल में इसको पढ़ेंगे। ठीक है, आज का क्लास जो है हमारा यहीं तक रहेगा। तो कैसा आपको क्लास लगा ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्लास हम काल विभाजन पर लेंगे ये, और आपसे कुछ क्वेश्चन आज की क्लास के पूछ लिए जाएंगे। तो चलिएगा, हमारी क्लास आपको अब डेली मिलेगी इसी तरीके से, और आप करिएगा। या ये वाली क्लास जो है आपके KVS और NVS में भी हेल्पफुल होगी। जब आप डिटेल से पढ़ेंगे तो शॉर्ट क्वेश्चन निकाल ही लेंगे। चलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।